कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने देखा था कि गुवन दोही के साथ टैंगो डांस करते हुए उसकी आंखों में खो जाता है। उसे ये थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। फिर वो जल्दी से दोही का हाथ छोड़ता है। उसके हाथ छोड़ते ही सारी लाइटें बंद हो जाती है। गुवन बहुत ही ज्यादा दुखी दिख रहा होता है और दूर से हम उस किलर को भी देखते हैं जिसने ये सारी चीजें अपने कैमरे में शूट कर ली थी। दोही उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। फिर वो गुवन को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है ये सारी चीजों की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पर गुवन दोही से कहता है कि हमें पहले यहाँ से चलना चाहिए। गुवन का ऐसा बिहेवियर देखकर दोही कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर गुवन को हुआ क्या है। गुवन जल्दी से दोही को उसके अपार्टमेंट छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। दोही तो गुवन को ही देख रही होती है कि गुवन इतना उदास क्यों है। वो उससे बात तक नहीं कर रहा था। दोही उससे पूछे जा रही थी कि क्या कुछ उसके साथ हुआ है, पर गुवन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। दोही उसके पीछे जाती है और देखती है कि गुवन लिफ्ट में काफी उदास खड़ा है। कहीं ना कहीं अपनी दोही भी थोड़ी उदास थी ये देखकर कि गुवन को आखिर हुआ क्या है, वो अचानक से इतना उदास क्यों हो गया। दूसरी तरफ हम गुवन को लिफ्ट में देखते हैं। वो भी वही सोच रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है, उसका हार्ट बीट इतना तेज क्यों धड़क रहा है। वो अपने मन में सोच रहा था कि ये 200 सालों में पहली बार है कि उसका हार्ट बीट इतनी जोरों से धड़क रहा है। और एज ऑडियंस हमें पता चलता है कि गुवन को हो गया है फाइनली दोही से प्यार। गुवन अपने दिल में हाथ रखता है और आज के बारे में सोचता है कि आज उसने एक लड़की के साथ टैंगो डांस किया। वो अपने दिल में हाथ रख के कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, और काफी घबरा भी रहा होता है कि कहीं उसे दोही से प्यार तो नहीं हो गया। दूसरे सीन में हम देखते हैं मिसेस रेन को जो कि अपने डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी उसके हाथ में एक कट लग जाता है। तुरंत वहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाते हैं और जल्दी से फास्ट एड बॉक्स मंगवाते हैं। फिर वो मिस रेन के हाथ को देखने लगते हैं। मिस रेन पार्क से कहती है कि आपने इस कटाने को धार क्यों करवाया, जिस पर पार्क उस कटाने को लेकर कहता है कि क्या इस तलवार में धार ही नहीं है, तुम इन्हें प्रैक्टिस करते करते इसमें कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ कट गया। मिस्टर पार्क मिसेस रेन के हाथों में मरहम पट्टी करने लग जाते हैं, पर मिसेस रेन फास्ट एड बॉक्स को खुद ही लेकर अपने हाथों में पट्टी करने लग जाती है और कहती है कि मेरी किसी को चिंता ही नहीं है, हमारे बॉस गुवन भी यहाँ नहीं आते। जिस पर मिस्टर पार्क कहते हैं कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, क्या इतना काफी नहीं है। जिस पर मिसेस रेन कहती है कि नहीं इतना काफी नहीं है। मिस्टर पार्क भी कहते हैं कि हाँ इस बात में भी सेंस है। फिर मिस रेन मिस्टर पार्क से पूछती है कि क्या दोही और गुवन के बीच में कुछ चल रहा है क्या, वो दोनों हमेशा साथ में क्यों रहते हैं। जिस पर मिस्टर पार्क कहते हैं कि कम ऑन थोड़ी लॉजिक वाली बातें भी सोचा करो ना, हम दोनों गुवन पर 20 साल से नजर रख रहे हैं कि क्या हमें अब तक नहीं पता चला कि गुवन कितना कोल्ड हार्टेड है। ये सब सुन के तो मिस रेन गुस्सा होने लगती है और उसे चुप रहने को कहती है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि अच्छा पहले मेरी बात सुनो, मेरा बस ये पॉइंट है कि गुवन 200 सालों से डीमन रह चुका है, उसके अंदर इंसान वाली बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी इंसान से प्यार करेगा? वो तो अब इतना गुड लुकिंग भी नहीं दिखता, वो तो 200 सालों से सिंगल है, अब उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। जिस पर मिस रेन कहती है कि देखो यार मुझे ये सब मैटर नहीं करता, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मुझे दोही बिल्कुल पसंद नहीं है, कि क्या उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था किसी और को अपना बॉडीगार्ड बनाने का। मिस्टर पार्क कहते हैं कि ये गुवन का ही डिसीजन था। ये सुनकर मिस रेन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी प्रैक्टिस करने चली जाती है। मिस्टर पार्क उससे कहते हैं कि तुम थोड़ा ब्रेक ले लो। वो कहती है कि ब्रेक लेने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। इधर हम गोयंग को देखते हैं जो अपने घर आता है और वाइन पीते पीते कहने लगता है कि पक्का मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है, मैं कैसे किसी इंसान के साथ प्यार कर सकता हूँ। इतना कहते ही वो अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ उस टैटू की वजह से हो रहा है, अगर आज उसके पास अपना टैटू होता तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। इतना कहकर वो ड्रिंक करने लग जाता है। दूसरी तरफ अपनी दोही भी प्रेस करते हुए आज जो हुआ उसके बारे में ही सोच रही होती है कि आज गोयंग डांस करते वक्त उसे ऐसे क्यों घूर रहा था। तो ही अपने आप से ही सोचे जा रही थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इसी वजह से शायद उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ गई है। वो इतना कहकर और जल्दी जल्दी अपना ब्रश करने लग जाती है। वो हर समय सिर्फ दोयंग के ही बारे में सोच रही थी। वो कहती है वो कभी कभी बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, फिर कभी कभी मुझसे प्यार से बातें भी करता है, लेकिन आज तो वो बहुत ही ज्यादा हॉट दिख रहा था। वो फिर कहती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए। वो बार बार अपना फोन रख रही थी, फिर उठा रही थी, फिर रख रही थी, फिर उठा रही थी। फिर वो अपने शेड्यूल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कल उसे प्लान डेट पर जाना है। वो डेट पर जाने से पहले ये कंफर्म करना चाहती थी कि क्या सच में गोयंग के अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स है, और वो ये पता करने के लिए गोयंग के घर जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोही गोयंग के घर आ चुकी थी।
जैसे ही वो कार से उतरती है तो कहती है कि फाइनली वो यहाँ आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोयंग अपने घर में नहा रहा होता है। वो बेचारा अभी तक सदमे में ही था कि आखिर उसे हुआ क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोही को, जो ऊपर आते वक्त बस यही सोच रही थी कि अगर गोयंग उससे पूछेगा कि वो आखिर यहाँ क्यों आई तो वो क्या जवाब देगी, जिस पर वो अपना जवाब भी सोच चुकी थी। वो उससे पूछती कि आखिर उसने आज उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। वो बस थोड़ी क्यूरियस हो गई थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो ये चीज़ के बारे में पता करने के लिए उसके पास आई है। वो अपने आप से कह रही होती है कि अगर वो मुझे देखकर खुश हुआ तो उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है, अगर मुझे देखकर खुश नहीं हुआ तो उसके अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। रास्ते में जाते जाते उसकी नज़र कुछ तस्वीरों पर पड़ती है। वो उन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि ज़रूर दोही का इन पिक्चर्स के साथ कुछ कनेक्शन है। वो पिक्चर्स को देखे ही जा रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो घबराते हुए अपने बैग से कुछ गैजेट्स निकालती है अपने आप को बचाने के लिए। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सामने में मिसेस रेन अपनी कटाना लेकर खड़ी है, जिस पर दोही उससे पूछती है कि वो कौन है, जिस पर मिसेस रेन हैरान होकर पूछती है कि क्या सच में तुम मुझे नहीं जानती। इसके बाद मिस रेन भी गुस्से में उससे कहती है कि तुम मुझे चोर की तरह लग रही हो। दोही भी बड़े एटीट्यूड में कहती है कि इन कपड़ों से तो तुम ही चोर लग रही हो, जिस पर मिसेस रेन भी कहती है कि तुम भी कोई मामूली लड़की तो नहीं लग रही हो, हाथ में गन लिए खड़ी हो। ये सुनते ही दोही जल्दी से अपने गैजेट्स को अपने पर्स में रख लेती है। उसके बाद मिस रेन को याद आता है कि ये पक्का दोही होगी। वो उसका नाम लेती है, जिस पर दोही उससे कहती है कि वो उसे कैसे जानती है। मिस रेन कहती है कि क्या वो सच में मुझे नहीं जानती। मिस रेन को कुछ ज्यादा ही घमंड था अपने आप पर। वो सोच रही होती है कि मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, ये सच में मुझे नहीं जानती या फिर मुझे ना जानने का नाटक कर रही है। उसके बाद मिस रेन उससे कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर दोही उसे बताती है कि वो किसी से मिलने आई है। मिस रेन उससे कहती है कि यहाँ पर अजनबियों का आना अलाउड नहीं है, जिस पर अपनी दोही भी कह देती है कि वो कोई अजनबी नहीं है, वो उनके डायरेक्टर की कुछ खास है। वो कहती है कि तुम्हारे डायरेक्टर के साथ मेरा एक स्पेशल रिलेशनशिप है। मिस रेन कहती है कि स्पेशल, कैसा स्पेशल, पर दोही इसका कोई जवाब नहीं देती। वो मिस रेन को फुल इग्नोर मारते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद वो गोयंग के कमरे के बाहर खड़ी होती है और दरवाजे पर नॉक करती है, पर दरवाजा पहले से खुला हुआ था, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। दोही तो गोयंग के घर का नजारा देखकर हैरान ही हो जाती है। वो कहती है कि ओ गॉड, इतनी पुरानी पुरानी चीजें यहाँ। वो वहाँ पर जाकर काफी अलग अलग तरह के वाइन्स को देखती है। फिर वो वहाँ पर इतनी सारी किताबों को देखकर सोचती है गोयंग बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है। उसके बाद उसकी नजर वहाँ पर रखे विंटेज घड़ियों पर पड़ती है। वो तो हैरान हो जाती है इतनी सारी घड़ियों को देखकर। वो अपने आप से कहती है कि क्या गोयंग को विंटेज घड़ियों का शौक है। फिर वो उन घड़ियों को ध्यान से देखती है जिसमें अलग अलग टाइम्स थे। वो ये समझ जाती है कि पक्का ये कोई आम घड़ियां नहीं है। उसके बाद उसकी नजर एक बुक पर जाती है जिसमें एक लाइट जल रही थी। वो उस बुक के करीब जाकर उसे लेने लगती है, पर बुक काफी ऊंचे जगह पर रखा हुआ था। वो बहुत कोशिश करती है लेने की, पर इतने में उसके सामने गोयंग आ जाता है। गोयंग वहां आकर दोही से कहता है कि ये मेरी बुक है, तुम इसे छूने की कोशिश क्यों कर रही हो। जिस पर दोही कहती है कि वो तो बस ऐसे ही देख रही थी, उसे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोही की नजर गोयंग के नेकलेस पर जाती है कि उसने एक क्रॉस का नेकलेस पहना हुआ है, लेकिन अपना गोयंग तो कुछ अलग ही समझ लेता है। उसे लगता है कि दोही उसके बॉडी को देख रही है, जिस पर गोयंग उसे ऐसे घूरने को मना करता है। फिर दोही की नजर गोयंग के एब्स पर जाती है। फिर वो थोड़ा ब्लश करते हुए उससे कहती है कि वो जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि गोयंग के दरवाजे के पीछे से मिस रेन भी छुप छुप कर ये सब कुछ देख रही थी। गोयंग दरवाजे के पास जाता है और दरवाजा खोलकर मिस रेन से कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो यहाँ पर, तुम्हारा रिहर्सल खत्म हो गया है क्या। जिस पर मिस रेन गोयंग से कहती है कि उसने हाफ कपड़े क्यों पहने हुए हैं। उसके बाद उसकी नजर दोही पर जाती है। दोही के सामने वो गोयंग से कहती है कि बेबी, सबके सामने तुम अपनी बॉडी को ऐसे मत दिखाया करो। तुमने कहा था ना कि ये सब बस तुम मेरे सामने करोगे और किसी लड़की के सामने नहीं, तो तुम मुझे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो। पर गोयंग तो उसे कुछ भाव ही नहीं दे रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोही भी बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है कि कैसे वो लड़की गोयंग को बेबी कह रही थी। मिसेस रेन फिर गोयंग से कहती है कि बेबी, तुमने कहा था ना कि तुम बाहर के लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखोगे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया बेबी। वो ऐसा जानबूझकर कह रही थी ताकि दोही जेलस फील करे। फिर मिस रेन गोयंग को कहती है कि बाद में वो उसे थिएटर में आकर मिले और उसे क्यूट बोलकर वहाँ से चली जाती है। अपनी दोही के चेहरे में हमें साफ जेलसी दिख रही थी। जलन के मारे दोही का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। फिर उसके बाद दोही गोयंग से सवाल जवाब करने लगती है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर गोयंग बड़े रूडली जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें उससे मतलब। जिस पर दोही कहती है कि हाँ, बात तो सही है, मुझे उससे क्या। उसके बाद वो फिर वहाँ बैठ जाती है, जिसके बाद अपना गोयंग उससे कहता है कि वो इतनी रात में उसके घर में क्या कर रही है। जिस पर दोही जवाब देती है, वो कहती है कि वो बस ऐसे ही आई थी, उसे कुछ बातें परेशान कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे
जो उसे मारने आए थे। जिस पर अपना गोयंग गुस्से में कहता है यहाँ ये पूछने के लिए आई है, वो भी इतनी रात में अकेले, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए। जिस पर अपनी दोही कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती है कि वो तो बस उसका हालचाल पूछने के लिए आई थी कि वो ठीक तो है ना। जिस पर गोयंग बड़े रूडली वे में उसे कहता है कि उसने पहले भी उससे कहा था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता, सो प्लीज मुझे आगे से परेशान मत करना। ये सब सुनकर तो दोही को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गोयंग से कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, तुम्हारा एटीट्यूड और बिहेवियर मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पर गोयंग कहता है कि हाँ देख लो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव कर रहा हूँ, क्या तुम्हें और कुछ मेरे मुंह से सुनना है। इतना सुनने के बाद तो दोही को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, और वो कहती है कि हाँ मैं ही पागल थी जो तुम्हारी इतनी चिंता कर रही थी। वो कहती है कि आज के बाद वो उसे दोबारा परेशान नहीं करेगी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो अपने आप से कहती है मैं इतनी गलत कैसे हो सकती थी। हम देखते हैं गुओन को जो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है दोही पर ध्यान देना कि वो सही से सेफली अपने घर पहुंच जाए। और अब हम इधर देखते हैं उसी कातिल को, वो सारा का सारा सबूत एक लॉकर में रख रहा होता है और फिर किसी के पास मैसेज करता है। वो जिसे मैसेज कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैडम जू का सेकंड बेटा था, जो कि पूरा मेंटली पागल था। वहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास आया हुआ था अपने प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए। डॉक्टर उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख रहे होते हैं। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि कैसा है तुम्हारा हालचाल, जिस पर वो कहता है कि उसने किसी का खून किया है। डॉक्टर तो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख रहा होता है। फिर उसे ख्याल आता है कि इसने अभी अभी क्या कहा। वो तो शॉक हो जाता है। फिर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि अभी अभी उसने क्या कहा। वो उनसे कहता है कि मैं तो बस चेक कर रहा था कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं या नहीं। वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है कि तभी डॉक्टर कहते हैं कि क्या पागल आदमी है ये, जिसे वो भी सुन लेता है। और इतना सुनते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैडम जू के बड़े बेटे को, जिसने ऑडिट कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को अपने पास बुलाया होता है। वो उन्हें कहता है कि मेरी मदर के जाने के बाद आप लोग अभी भी मेरे साथ है। आई होप कि आप मेरी ऐसे ही हमेशा मदद करते रहे। जिस पर एक लेडी कहती है कि हमारी नई चेयरवुमन बहुत कम एज की है, फर्स्ट टाइम कोई इतनी यंगेस्ट चेयरवुमन बनेगी। इस पर मैडम जू का बेटा उनसे कहता है कि हाँ वो है तो मेरी सिस्टर, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। वो बहुत ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीजों की। वो सभी से कह रहा होता है कि आप सभी को तो पता ही है कि कैसे बिजनेस में अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन दोही ये सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। फिर वो उन सभी शेयर होल्डर्स को कहता है कि मैंने आप सबको बहुत सारे पैसे गिफ्ट किए थे। वहाँ पर एक आदमी कहता है उनसे ये पैसे तो आपने अपनी मर्जी से हमें दिए थे। जिस पर वो फिर कहता है कि मैंने वो पैसे तुम लोगों को ऐसे ही गिफ्ट नहीं किए थे। मेरी माँ के जाने के बाद मैंने जो तुम लोगों को पैसे दिए थे मैंने इसलिए दिए थे ताकि तुम लोग प्रूफ कर सको कि तुम लोग मेरे साइड हो। दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो वॉशरूम से बाहर आ रहा था। तभी उसके पीछे वो साइको खड़ा था और फिर बहुत बुरी तरीके से उस डॉक्टर को मारने लगता है और उसका बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाता है दरवाजे के पास और डॉक्टर से कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, मैं पागल हूँ। और इतना कहते ही वो उस दरवाजे से उस डॉक्टर को मारने लगता है। वो उसे मारकर साइको की तरह हंसने लगता है। फिर वो वहाँ से आराम से निकलकर चला जाता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 5 का पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। पार्ट 2 के लिए प्लीज कमेंट करें। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।